Good morning, beta. Attend your roll call. Shobha, Present, sir. Kirti, Yes, sir. 0. Varsha, Anjali, Yes, sir. 0.5. Khushi, Kavita, Garima, Yes, sir. 0.8. Ishan, Isha, Pankaj, Ishan, yes, definitely. Pooja, Priya, Sheetal, Yes, sir. Simran, Bhumika, Yes, sir. Diksha, Khushi, Yes, sir. 25. Renu, Yes, sir. 26. Muskan, Present, sir. Hitesh, Yes, sir. 20. Tamanna, Yes, sir. 29. Nancy, Jyoti, Priyanka, Present, sir. 24. Vipanshu, Sarika, Muskan, Sakshi, Aditi, Yes, sir. Jyoti, Yes, sir. Aryan, Lakshmi, Yes, sir. 44. Naina, Yes, sir. 46. Sanju, Siddharth, Riya, Yes, sir. 51. Tanu, Sanu, 53. Anjali, Vansh, Man, Harsh, Rinki, Muskan, विधि और कोई स्टूडेंट हो गए अटेंडेंस जो भी प्रेजेंट हो यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट तो सबसे पहले आप पूछें हमारा जो सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल फिनिश होने वाला है बिल्कुल ही एंड के ऊपर है आपका थोड़ा थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है कुछ एक जो डाइजोनियम सॉल्ट लास्ट टाइम हमने स्टार्ट करवाया था आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है डाइजोनियम सॉल्ट की कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें बताई उनकी स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ आपकी रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट की प्लस एक दो मैकेनिज्म और भी है डाइजोनियम सॉल्ट के वो आज हम डिस्कस करेंगे उसके बाद कुछ पेंडिंग रिएक्शंस अगर होंगी हमारी या हम प्रैक्टिस करेंगे आपके एमीन्स की और नाइट्रो कंपाउंड की भी तो आपको अभी तक जितना भी हमने आपको पढ़ाया है आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई डाउट हो एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर से कोई क्वेश्चन हो कोई क्यूरी हो आपकी एमीन्स के अंदर से हो या जो भी अभी तक हमने आपको पढ़ाया है उससे कोरिलेटेड कोई भी और डाउट होगा मेरे से पूछ सकते हैं पूछना बेटा किसी बच्चे को तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आपका यानी आज का जो टॉपिक है टॉपिक क्या है जैसे मैंने अभी आपको बताया आपसे जब मैं पूछ रहा था कोई डाउट हो तो हमारा जो टॉपिक फिलहाल आज चलेगा वो होगा डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में उससे रिलेटेड हमारे कुछ एक मैकेनिज्म भी बच गए हैं कुछ एक तो हमने करा दिए थे लेकिन आपने देखा था लास्ट टाइम जब हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड जो मैकेनिज्म आपको बताए उसमें बड़ा एक कॉमन सा फैक्टर था ना हर एक के अंदर क्या था वो कॉमन फैक्टर कि उस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के दौरान देखो मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू कर दूं लास्ट टाइम वाला काम ताकि हम आगे वाले काम को आप अच्छे से समझ पाए मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास मान लीजिए हमने ये स्ट्रक्चर बना दी और ये जो स्ट्रक्चर है ये डाइजोनियम सॉल्ट की स्ट्रक्चर हमने बना दी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर हमने आपके सामने बना दी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर टॉपिक हमारा वही रहेगा डाइजोनियम सॉल्ट इसी को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे अपने लेक्चर को डाइजोनियम सॉल्ट बताओ हमने लास्ट टाइम क्या सीखा आपने ये सीखा कि अगर हम इस डाइजोनियम सॉल्ट की जो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन हम देख रहे थे देखो मैंने इसको इकट्ठा एक बॉक्स में बंद कर दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को और अगर हम इसमें डाल दें CuCl और HCl बोलो रिएक्शन का नाम क्या था
रिएक्शन का नाम था सेंट मेरी रिएक्शन। तो आपने देखा था कि किस तरीके से इसमें जो प्रोडक्ट बना था वो बोलो क्या बना था, क्लोरोबेंजीन। और आप ये देख पाए थे वहां पे मैकेनिज्म के थ्रू कि आपको सीएल दोनों जगह पे दिख रहा है, CuCl HCl। तो यानी इस वाले जो Cl है इसका अपना एक रोल होता है, आपने मैकेनिज्म के दौरान देखा। और आपने देखा कि किस तरह से ये जो CuCl है यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। आपने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन अपनी तरफ लेके जाए तो ये जो बैक नाइट्रोजन जिसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देता था, आपने देखा था वो कौन था, वो आपका ये मेटल एटम था, ये जो आपको कॉपर यहाँ पे दिख रहा है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता था। सिमिलरली अगर हम देखें ये नेक्स्ट रिएक्शन CuHCl, और रिएक्शन का नाम बोलो क्या था, ब्रेटरमान रिएक्शन। इसमें भी आपने देखा बिल्कुल सेम पैटर्न, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन्स के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज तो उसको इलेक्ट्रॉन दिया किसने, इसी कॉपर के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिए गए थे। लेकिन कॉमन चीज थी ये CuCl पहले रिएक्ट करता था HCl के साथ, और ये कॉपर क्या करता था, Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके CuCl2 नेगेटिव बनाता था। वो जो नेगेटिव आता था यहाँ पे, जो नेगेटिव चार्ज, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वही तो यहाँ पे डोनेट किया जाता था। सिमिलरली यहाँ पे CuCl के अंदर से सबसे पहली स्टेप में वही H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव, इस पे CuCl नेगेटिव बनता था, जो नेगेटिव चार्ज इसको ऊपर पे आया वही तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दिया जाता था, ऐसा आपने देखा था। सिमिलरली आपने देखा था एक रिएक्शन को और जिसमें आपने Cu प्लस आयन, Cu प्लस का मतलब वही बन जाता है CuCl ही लगा लें आप, तो Cu प्लस लिया हमने और इसके अंदर आपने डाल दिया था हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, और जब आपने डाला तो यहाँ पे तो सेम प्रोडक्ट बन गया था क्लोरोबेंजीन, लेकिन जब आपने ये H3PO2 डाला तो फिर आपको मिला था यहाँ पे बेंजीन। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, Cu क्योंकि दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है +1 +2, तो ये Cu+1 एक, जैसे मैंने आपको बताया फिर तीनों के अंदर ये कॉमन फैक्टर था कि इलेक्ट्रॉन कौन दे, यहाँ पे बोलो किसने दिया, यहाँ पे भी Cu+ ने, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस नाइट्रोजन को देता था। ये फर्स्ट स्टेप थी जो कि कॉमन थी, जो क्या थी, कॉमन है। उसी तरीके से देखो अगर मैं एक रिएजेंट और यहाँ पे डाल दूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल दूं NaOH और साथ के साथ में इसमें डाल दूं बेंजीन, देखो इस तरह से मान लीजिए मैं डाल दूं बेंजीन यहाँ पे, और यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम है गोमबर्ग बेकमान रिएक्शन। गोमबर्ग रिएक्शन आप इसे कह देते, कई बार गोमबर्ग रिएक्शन के बेसिस पे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे Na पॉजिटिव है, OH बोलो क्या है, नेगेटिव। जैसे मैंने आपको बताया इन ऊपर वाली सभी रिएक्शंस के अंदर आप फिर से देखें CuCl प्लस में HCl के बीच रिएक्शन हुई और क्या बन गया था, Cu, देखो इस टाइप से Cu और इधर भी Cl और ये Cl और इसके ऊपर क्या था, चार्ज नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो मैंने बताया था कि आपके क्लोरोबेंजीन ही बना था, और यहाँ पे भी क्या हुआ, Cu प्लस ये क्या था, HCl, तो क्या बन गया था आपके Cl, ये Cu, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से आपकी स्पीसी बन गई थी। यहाँ पे ये खुद है ही Cu+ पहले से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ये यहाँ पे जो ये बना CuCl बोलो कौन, नेगेटिव, ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता था, देखो इस टाइप से जब ये ब्रेकेज हुआ इसका तो ये क्या लॉस करता था यहाँ से, इलेक्ट्रॉन, और इधर कौन बन जाता था, बोलो बताओ कौन बनता था यहाँ पे, CuCl2, बोलो कौन बन जाता था, CuCl2, देखो इस टाइप से। सिमिलरली यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता था और इधर बोलो कौन बन जाता था, Cl, और बोलो क्या, CuCl बन जाता था। क्लियर हो गया ना इतना। यहाँ पे जो ये आपका स्पीसी मैंने बताया Cu+1, ये क्या करेगा बोलो, Cu+1 यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+2 में, इतना कॉमन। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन था ये लिया किसने था, मैंने बताया ना ये जो पर्टिकुलर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हैं NaOH के अंदर से ये जो Na पॉजिटिव है, OH जो नेगेटिव है, आप ये अपने इलेक्ट्रॉन देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, बोलो किसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस N को, की बजाय यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग आपका न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रॉन देने की बजाय ये पहली स्टेप के अंदर यहाँ पे खुद बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ। आप ध्यान से देखना ये N हो गया, देखो ये N, दोनों इलेक्ट्रॉन उधर गए तो बोलो ये डबल बॉन्ड आ गया, ये N आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, देखो OH नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मींस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक तो खुद का एक किसी और का,
तो यहाँ पे देखो OH, ये मैंने दिखाया OH, ये OH ने क्या किया, एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक ये जो दूसरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ये मिल गया इसके ऊपर। अब इसका नेगेटिव चार्ज फिनिश हो गया यहाँ पे। तो अगली स्टेप में यहाँ पे फिर से वही काम होना होता है। देखो फिर वही होमोलाइटिक फिशन, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये इधर आ गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन के और ये नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और यहां से बोलो क्या, OH फ्री रेडिकल निकल जाता है। बोलो कौन निकल गया, OH फ्री रेडिकल यहां से निकल गया। तो बोलो बनी स्पीसी कौन, यहाँ पे फिनाइल, फिनाइल रेडिकल बन गया। बोलो कौन बन गया यहाँ पे, इस टाइप से ये फिनाइल रेडिकल बन गया। तो मीन्स पर्पस वही है कि यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये जो नाइट्रोजन था इसको किसी को इलेक्ट्रॉन देना था, इसने पहले बॉन्ड पूरा बॉन्ड बनाया, फिर OH ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे ही तो दिया इस नाइट्रोजन को। तो और देने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की इवोल्यूशन हो गई, नाइट्रोजन गैस यहाँ पे निकल गई, फिनाइल रेडिकल बना। ऐसे ही इन हर एक केस में हुआ था। अब आगे क्या हो, फर्दर क्या होगा यहाँ पे, फर्दर यहाँ पे ऐसा होगा कि हमारे पास यहाँ पे फर्दर जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, बोलो किसके साथ, बेंजीन के साथ। देखो बेंजीन के साथ अब ये फिनाइल रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन कौन दे, यहाँ पे देखो इस ऊपर वाले केस में यहाँ पे तो देखो इसका होमोलाइटिक फिशन होता है, Cl फ्री रेडिकल आता है यहाँ पे अटैच हो जाता है और क्लोरोबेंजीन बन गया, साइड प्रोडक्ट CuCl। इस सेकंड केस में आपने देखा था CuCl का होमोलाइटिक फिशन हुआ, Cl फ्री रेडिकल आता है और यहाँ पे अटैच होकर क्लोरोबेंजीन बना देता है और साइड प्रोडक्ट कॉपर, कॉपर रीजनरेट हो गया। यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल निकलने के बाद CuCl रीजनरेट हो गया, सो CuCl रिएक्ट एज द कैटलिस्ट। यहाँ पे Cu रीजनरेट हो गया तो इट एक्ट एज द कैटलिस्ट। ठीक हो गया। अब इस केस में क्या होगा, जो H3PO2 की जो स्ट्रक्चर थी जो मैंने आपको बताई थी, क्या स्ट्रक्चर थी H3PO2 की, आपने देखा था एक फास्फोरस है, ये डबल बॉन्ड, तीन आपके पास हाइड्रोजन थे, तीन बोलो क्या थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दो ही थे, इनको ऑक्सीजन मैंने लिखा दिया, एक ये बना दिया। देखो H3 हो गया, PO2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन हुआ था, H फ्री रेडिकल निकला था, ये जो H फ्री रेडिकल है ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है और बेंजीन बन जाता था प्रोडक्ट। तो कहने का अभिप्राय आपने क्या देखा कि इन फर्स्ट रिएक्शन सेंडमेयर, सेकंड गटरमान रिएक्शन, थर्ड वन आपकी जिसमें बेंजीन को हमें बनाना था, और नेक्स्ट वन जो आज हम देख रहे हैं गोमबर्ग रिएक्शन जिसमें आपने NaOH डाला। तो ये जो पहले रिएजेंट है यहाँ पे CuCl सेंडमेयर के केस में, Cu सिंपल Cu मेटल आपके गटरमान रिएक्शन के केस में, जब बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं उसके दौरान आपके Cu+ आयन जो आपका कौन सा आयन हो गया, Q+ आयन जो हमने लिया वो किसी भी फॉर्म में, ये CuCl की फॉर्म में भी हो सकता था। यहाँ पे NH जो लिया, यानी इन पहले रिएजेंटों का पर्पस क्या है, इनका पर्पस ये है कि ये इलेक्ट्रॉन देंगे, किसको इलेक्ट्रॉन देंगे, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड वाली नाइट्रोजन को, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो बेंजीन से अटैच जिसपे पॉजिटिव चार्ज, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ फर्स्ट स्टेप के अंदर कर लेती है विड्रॉ, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे आ जाना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, यही 4 स्पीसी जो मैंने नाम बताया। हाँ वो एक अलग बात, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी वजह से पहली स्टेप के अंदर ये बॉन्ड बन जाता है और बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पीसी का जो नाम, इसे हम एजोनेट्स कह देते हैं। बोलो क्या कह देते हैं, एजोनेट्स। आपका एक रीजनिंग टाइप अच्छा क्वेश्चन भी बनेगा, वो क्या क्वेश्चन बनेगा, आपकी रिएक्शन एक और हम पढ़ेंगे आज, इस रिएक्शन के बाद जो हम देखेंगे कुछ पल के बाद, उस रिएक्शन का नाम होगा कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन मींस आपके जो ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है ये कपलिंग रिएक्शन शो कर सकता है, एक दूसरी रिएजेंट के साथ करेगा ये रिएक्ट। तो उस वक्त हम बताएंगे कि ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड और जो दूसरी स्पीसी है जो इलेक्ट्रॉन देगी, जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी, ये इलेक्ट्रॉन लेगी। देखो आपने यहाँ पे भी देखा इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे CuCl से, यहाँ पे Cu से, यहाँ Cu+ से, यहाँ पे NH से इलेक्ट्रॉन तो लिया है ना। जो इलेक्ट्रॉन ले, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कहते हैं आप उसे इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही आपकी जो दूसरी रिएक्शन हम देखने वाले हैं कपलिंग रिएक्शन, उसके दौरान भी जो इलेक्ट्रोफाइल का करेगा ये काम, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन वहां पे लेगा। तो लेगा कहां पे, वो दूसरी स्पीसी कौन आएंगी, वही आएंगे जो आपके सिलेबस में है। मतलब बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे कुछ पल के बाद एनिलीन के साथ। और जो आपकी यूनिट पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ी थी फिनोल वाली, उसमें आपने देखा था सेम रिएक्शन, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ देखी थी, फिनोल के साथ। कपलिंग रिएक्शन थी, वही रिएक्शन हम आज भी पढ़ेंगे अपनी कपलिंग रिएक्शन। तो उसकी एक लिमिटेशन है कपलिंग रिएक्शन की, जो अभी आपको दिख रही है यहाँ पे, कि जब कभी भी हम कपलिंग रिएक्शन करें
उसके दौरान हम हाईली बेसिक मीडियम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हाईली बेसिक मीडियम अगर हम कर देते हैं तो उसके दौरान बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी OH नेगेटिव आयन की। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा था, हमने NaOH ही तो डाला है, NaOH डाला मतलब बेसिक मीडियम हो गया। तो बेस डालते ही साथ ये स्पीसी बन गई, एजोनेट्स बन गए। तो मीन्स क्या ये फ्री बचा? नहीं, अब ये फ्री नहीं है। अब ये फ्री नहीं है, मान लीजिए मैं इसके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दूं दूसरा, जैसे फिनोल डाल दूं, तो अब ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इज नॉट फ्री फॉर द रिएक्शन विद द फिनोल। अगर मैं एनिलीन बाहर से डाल दूं तो ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इज नॉट फ्रीली अवेलेबल टू रिएक्ट विद द एनिलीन फॉर द कपलिंग रिएक्शन। तो मींस कपलिंग रिएक्शन की लिमिटेशन है कि कपलिंग रिएक्शन के दौरान आप हाईली बेसिक मीडियम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप हाईली बेसिक मीडियम कर देंगे तो जो ये है, ये देखो ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो देगा उससे ले लेगा। ये हाईली बेसिक मीडियम कर देते हैं तो ये OH नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और लेने इसको किससे चाहिए थे? जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल हम ऐड करते इसमें, चाहे वो एनिलीन होता चाहे वो फिनोल होता, लेने वहां से चाहिए थे इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्रीली अवेलेबल है, आयनिक स्पीसी है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये लेगा किससे? जो जल्दी से दे दे। इसलिए हाईली एसिडिक हाईली बेसिक मीडियम हम नहीं करते, इसलिए हम इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम रखते हैं, थोड़ी कम रखते हैं। आगे बात समझ में? तो ये कुछ बातें आएंगी जो हमारी कपलिंग रिएक्शन में भी यूज होने वाली है। फिलहाल हमने आपको ये बताया कि इन रिएक्शन के बाद बिल्कुल उसी सेम नेचर के ऊपर चल रही है अपनी अगली रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या? गोमबर्ग रिएक्शन। उस गोमबर्ग रिएक्शन में NH को हमने डाल दिया, एजोनेट्स भी बने, बेंजीन डाल रखा था जो फोर्स का करेगा काम, और साथ के साथ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होने के बाद फिनाइल रेडिकल बन गया। फिनाइल रेडिकल बनने के बाद ये बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन, उसका हुआ होमोलाइटिक फिशन। एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन के इस कार्बन की तरफ आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन की तरफ आ गया। अब ये कोई भी इन दोनों में से कोई, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बेंजीन, तो किसी भी एक कार्बन के थ्रू, देखो ऐसे कुछ मान लीजिए, देखो मैंने यहाँ पे शो किया, ये मैंने बेंजीन रिंग बना दिया, देखो ये पहले वाला, इसको थोड़ा मैंने इस फॉर्म में दिखा दिया, ये जो डॉट थी इस कार्बन के ऊपर दिखा दी, एक ही बात है किसी भी कार्बन के ऊपर दिखा दें। उसके बाद ये वाला बेंजीन आया दूसरा, और ये जो दूसरा बेंजीन देखो यहाँ पे आया, देखो इस टाइप से, देखो ये हमने शो किया। एक तो फ्री रेडिकल यहाँ पे है, एक इस कार्बन के ऊपर है, देखो जो दो होमोलाइटिक फिशन होने की वजह से ये बॉन्ड एज सच रह गया, ये बॉन्ड एज सच रह गया, इन दोनों के बीच म्यूचुअल शेयरिंग हुई, आपका ये स्पीसी बन गया। उसके बाद आपने देखा कि अब क्या होने वाला है, वो कार्बन, जैसे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पढ़ते थे, मतलब वो कार्बन जिसके थ्रू ये होमोलाइटिक फिशन होके, जिस कार्बन के थ्रू हुआ लिंकेज, उसके बॉन्ड गिने कितने? 1 2 3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एक H है, ये दोबारा से अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करना चाहेगा, तो इस बॉन्ड का दोबारा से वो एक फोर्स है यहाँ पे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोबारा से यहाँ पे H फ्री रेडिकल निकल जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो, दो में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दोबारा ये यहाँ पे आ गया, दोबारा से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये H फ्री रेडिकल जो यहाँ से निकला, और वो लोग बन गया कौन? बाइफिनाइल या डाइफिनाइल आप इसे कह सकते हैं। तो ये बाइफिनाइल की फॉर्मेशन हुई। तो गोमबर्ग रिएक्शन के दौरान वो लोग कौन बनता है? बाइफिनाइल बन जाता है। बाइफिनाइल की आपकी सिंथेसिस यहाँ पे हो जाती है। वैसे आपने देखा है आपके एल्काइल हैलाइड वाली यूनिट के दौरान के जो आप ये बाइफिनाइल यहाँ पे हमने बनाया, किससे बनाया? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को बाइफिनाइल में कन्वर्ट किया। यही बाइफिनाइल आप कहाँ से बनाते थे? आपने देखा था एल्काइल हैलाइड वाली यूनिट में देखा था। कैसे बनाते थे? एक आपकी विटिंग रिएक्शन होती थी जिसमें आप क्लोरोबेंजीन ले लेते थे। क्या ले लेते थे? क्लोरोबेंजीन। तो 2 मोल क्लोरोबेंजीन के रिएक्ट करके, और फिर आपकी जैसे रिएक्शन वुड्स रिएक्शन होती थी, वही सोडियम ड्राइथर डाल के आप उस रिएक्शन को कर देते थे। कुलमान रिएक्शन भी थी जिसमें आप आयोडोबेंजीन के 2 मोल्स ले लेते थे, कॉपर ट्यूब के अंदर डाल के रिएक्शन करते थे, फिर भी आपका बाइफिनाइल बन जाता था। मेरे ये बात अब बताने का अभिप्राय सिर्फ ये था कि आपके दिमाग में इमेज आनी जरूर चाहिए कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट पहले भी हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, उसको हम प्रिपेयर कर चुके हैं। और वो चैप्टर कौन सा था? एल्काइल हैलाइड वाली थी आपकी यूनिट। ठीक हो गया बेटा? तो ये थी हमारी अगली रिएक्शन जिसके दौरान, और इन चारों रिएक्शन में एक समानता जरूर थी कि सभी के अंदर जब रिएक्शन चलती है, मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, तो बीच में ये एक इंटरमीडिएट फिनाइल रेडिकल बनता है। फिनाइल रेडिकल बनना ही होता है। उसके बाद दूसरी स्पीसी आके अटैक करती है, जिससे जो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड ये करता है कि दूसरा को रिएजेंट कौन है। यहाँ पे HCl है, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे ये था, यहाँ पे आपने बेंजीन डाला, ऑन दैट बेसिस फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। खैर, अब उसके बाद हम अगर देखना चाहें अपनी अगली रिएक्शन, मान लीजिए अगर हम इसमें डाल दें सोडियम सल्फाइड, मान लीजिए हमने डाल दिया सोडियम सल्फाइड को, तो क्या होगा?
देखो, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि आपकी जो डिफरेंट जो सल्फ्यूरिक एसिड के जो हाइड्रोक्सी एसिड आपने पढ़े थे, ये उसी का है सॉल्ट। किसका सॉल्ट है ये? देखो समझने के लिए बताएं, अगर आप इन दो Na को हटा के दो H लगा देते तो बोलो ये क्या होता? H2SO3 होता। H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ये सल्फ्यूरस एसिड है। बोलो कौन है ये सल्फ्यूरस एसिड है। तो इसमें होगा क्या, जो आपका सल्फ्यूरस एसिड है यहाँ पे आपके Na2 लिख दिया, इसका मतलब ये जरूर जो दोनों के दोनों H थे वो आयनाइजेबल H थे आपके। कैसे थे बोलो? आयनाइजेबल H। तभी तो हम इसको कहते हैं डाई बेसिक एसिड है ये। तभी तो ये डाई सोडियम सोल्ट में कन्वर्ट हो पाया। तभी तो एसपीसी बन पाई, जिसको आप कह रहे हैं सोडियम सल्फाइड। ऐसे आप याद भी कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि बताएं ये जो सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3 ये कैसा है? ये मोनोबेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है, कैसा है? तो आप मान लीजिए भूल गए, मान लीजिए आप जल्दी से स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना चाहते, नहीं तो स्ट्रक्चर बना के आप पता लगा सकते हैं। तो आप कैसे पता लगाते हैं? उन सुने हुए कंपाउंडों के बेसिस के ऊपर। आपने नाम सुन रखा है सोडियम सल्फाइड, आपने नाम सुन रखा है सोडियम सल्फेट, Na2SO4, तो वहां से आप आइडिया लगा लेते हैं, हाँ Na2SO3 था। इसका मतलब इन दोनों में आपका क्या है? कोरिलेशन है। मतलब दो H हटके दो Na लगे होंगे, और जरूर जो दो H हटे होंगे वो आयनाइजेबल होंगे, इसीलिए वो डाइबेसिक एसिड है। बोलो कौन है डाइबेसिक एसिड? क्लियर हो गया ना? तो आपने देखा भी होगा, इसको आयनाइजेबल H कहते हैं। आयनाइजेबल H इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव निकलते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आपने मोल कॉन्सेप्ट वाली यूनिट भी पढ़ी थी, और जिसके दौरान जब हमें निकालना होता है इक्विवेलेंट मास किसी भी कंपाउंड का, तो एक बेसिक फार्मूला होता था उसका। क्या फार्मूला होता था बोलो इक्विवेलेंट मास निकालने का? इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला ये होता है कि मान लीजिए कोई आपको ये कह दे H2SO3 का इक्विवेलेंट मास निकाले, तो आप क्या करते हैं? इस पूरे कंपाउंड का मोलिकुलर मास ले लेंगे और उसको डिवाइडेड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे उसको? आयनाइजेबल H से। कितने आयनाइजेबल H है? आपके कई कंपाउंड ऐसे भी तो होते हैं जिनके अंदर आपके फार्मूले में तो H दिखेंगे, लेकिन सारे के सारे आयनाइजेबल नहीं होते। तो आपको तुक्का नहीं लगाना होता कि मान लीजिए हमने लिख दिया H3PO4, तो उसमें आपको तीनों H दिख रहे हैं, तो क्या सारे के सारे आपके आयनाइजेबल होंगे? क्या पता ना भी हो, क्या पता दो ही हो। तो जितने भी आयनाइजेबल H होते हैं उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड करने के बाद वो निकलता है, उसका बोलो क्या? इक्विवेलेंट मास। और क्योंकि इसकी काफी अहमियत होती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, वहां पे अक्सर पाया गया है कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जहां से आप आए थे उठ के, किसी ने IIT PMT का एग्जाम दिया हो, तो वहां पे भी आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन आ चुका होता है। क्लियर हो गया ना बेटा? तो ये बेसिक चीजें जो साथ के साथ मैं आपके कोरिलेट कर देता हूं, उनको रखा करें ध्यान, आने वाले किसी और एग्जाम में भी आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकती है। तो खैर, हमने यहाँ पे लिख दिया Na2SO3। आखिर इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? तो स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसे होगी, बड़े ध्यान से देखना। एक S होगा, तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन में से क्योंकि ये डायनेसिक था तो जरूर दो जगह पे बोलो कौन था? H। ये दोनों इलेक्ट्रॉन H के यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखो इस टाइप से यही स्ट्रक्चर रही होगी H2SO3 की। तभी तो ये H पॉजिटिव फॉर्म में निकला होगा, तभी तो O नेगेटिव बन गया यहाँ पे, है ना? दोनों इलेक्ट्रॉन लेके O नेगेटिव बन गया। जो O नेगेटिव बना, NaOH आपने डाला, NaOH मान लीजिए डाल दिया इसमें NaOH, तो फिर आएगा बोलो कौन? यहाँ पे Na पॉजिटिव आ गया। बोलो यहाँ पे कौन आ गया? Na पॉजिटिव आ गया। तो ये स्ट्रक्चर बन गई आपके सामने, सोडियम सल्फाइड की स्ट्रक्चर बन गई। बोलो किसकी स्ट्रक्चर बन गई? ये Na2SO3 की स्ट्रक्चर है। अब होगा क्या? होगा वही काम जो अभी हमने देखा था। वैसे हम इस रिएक्शन के दौरान आपको बता दें फिनाइल हाइड्रोजन बनाने जा रहे हैं। फिनाइल हाइड्रोजन कैसा कंपाउंड? जो आपने कभी पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन वाली यूनिट के अंदर, फिनाइल हाइड्रोजन, जिसको आपने किया था यूज। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो आपने पढ़ी आपके किस चीज की? एल्डिहाइड और कीटोन की। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान आपने एल्डिहाइड या कीटोन में क्या डाला था? आपने डाला बोलो क्या था? हाइड्रोजन डाला था। फिर हाइड्रोजन का एक H हटा के फिनाइल, फिनाइल हाइड्रोजन जिसे आप बोलते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया फिनाइल हाइड्रोजन, वही सेम प्रोडक्ट अभी बनने वाला है जिसका नाम क्या होगा? फिनाइल हाइड्रोजन। अब वो कैसे बनेगा उसका मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। तो हुआ क्या? देखो वही सेम काम जो भी हमने देखा था। देखो वो काम क्या है? आपने ये देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो ये बेंजीन डाइजीनिक क्लोराइड आपको दिख रही है, और किस तरीके से यहाँ पे लिंकेज हो, किस तरीके से आगे फर्दर बॉन्ड बने। तो आप मेरे को पहले जल्दी से बता दो कि रिएक्शन क्या है। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ी कि आप मुझे बता देंगे अब जल्दी से, कौन सा एरो किधर घूमेगा। आपको दिख रहा है किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैसे क्या कुछ हो सकता है, आप बताएं मुझे। देखो हम बताते हैं, या कोई आप ऐसे बताना चाहेगा?
बताएगा कोई? देखो ये जो ऑक्सीजन है, देखो ये जो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो ये ऑक्सीजन, अब देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोलो किसको दे दे, इस नाइट्रोजन को, दोनों इलेक्ट्रॉन उसी टाइप से N पॉजिटिव की तरफ गए। तो ये देखो ये वाली ऑक्सीजन जिसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, क्या ये इलेक्ट्रॉन आगे दे सकता है कि नहीं दे सकता, बताओ शेवर? ये बिल्कुल दे सकता है आगे। देखो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे दे दे, तो पिछली स्ट्रक्चर में क्या आना चाहिए चेंज, वो बताओ शेवर? देखो हमने यहाँ पे ये आगे इसके साथ रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट इंटरमीडिएट बनने वाला है, आप बड़े ध्यान से देखना क्या बनेगा। ये बेंजीन रिंग मैंने देखो ड्रा कर दिया यहाँ पे आपके सामने, देखो ये बेंजीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, डबल बॉन्ड बन गया, देखो इनका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। ये जो N है ये N रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, बोलो इसके ऊपर अटैच कौन हो गया जाके, ये अटैच हो गया, बोलो कौन, O के थ्रू लीकेज, और आगे बोलो कौन, S के थ्रू लीकेज, आगे कौन, डबल बॉन्ड, आगे कौन, O नेगेटिव, आगे कौन, Na पॉजिटिव। देखो इस टाइप से आप ऐसा लिख सकते हैं। दोबारा से यही सेम पैटर्न होगा, यही सोडियम सल्फाइड दोबारा से अटैक करेगा इस सेंट्रल नाइट्रोजन एटम के ऊपर। देखो कुछ कैसे, यहाँ पे हमने फिर से स्ट्रक्चर बना दी किस चीज की, यही सोडियम सल्फाइड की। देखो ये S हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव है ना, इसी टाइप से यहाँ से O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, देखो इसी टाइप से। अब ये जो O नेगेटिव है इसने दोबारा से बोलो अटैक किस पे किया, इधर वाले नाइट्रोजन के ऊपर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे चले गए। अब की बार ऐसा करने से इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्या क्या आ जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। और अब स्ट्रक्चर देखो, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने, ये मैंने बेंजीन रिंग देखो ड्रा कर दिया यहाँ पे SH दोबारा से, और ये मैंने दिखाया एक नाइट्रोजन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और सिंगल हो गया, और इस नाइट्रोजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, पीछे एक नया बॉन्ड बना, देखो पहले वाला ये बनाते हैं, तो इसके ऊपर कौन अटैच हो गया आके, O का बॉन्ड बोलो किसके साथ आगे, S के साथ, S के आगे डबल बॉन्ड O है, और इधर बोलो कौन आ गया, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। सिमिलरली ऊपर से देख के हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे, बोलो N से कौन अटैच था, यहाँ पे O था, आगे S डबल बॉन्ड O है, O नेगेटिव है और Na पॉजिटिव। देखो इस तरह से। इसके बाद सिंपल हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, सिंपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और हमें कुछ करना ही नहीं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस देखो स्लाइट अमाउंट ऑफ एसिड डाला तो H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, बोलो कहाँ पे जाएगा H पॉजिटिव, जहां पे उसको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो होगा क्या, ये H पॉजिटिव यहाँ पे देखो, ये इसके ऊपर भी अटैच हो जाएगा, ये NH बन गया। उसके बाद क्या होगा फर्दर, जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब भी आप इसकी हाइड्रोलिसिस करने जाएंगे यहाँ पे, तो देखो बड़ी सिंपल सा काम यहाँ पे अब होने वाला है, जो आपको दिख रहा है कि देखो आपने गैसों का नाम तो सुना ही है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करने की वजह से अब क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे शिफ्ट जब करेगा तो डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड आ गया। देखो पहले मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूं, ऐसा होने के बाद जो ये H पॉजिटिव गया तो मैं यहाँ पे पहले H लगा देता हूँ, बोलो मैं क्या लगा देता हूँ, H, ठीक हो गया ना। और अब हमारा क्या होने वाला है हाइड्रोलिसिस, देखो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, बॉन्ड यहाँ से भी टूटेगा, देखो ऐसे, और यहाँ पे आना चाहिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, बोलो क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, ये H पॉजिटिव। वो कैसे आए, वो तभी आ सकता है जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, यहाँ पे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए। और ऐसा क्यों होगा, बताओ ऐसा क्यों होगा, बताओ ऐसा किस लिए होगा, किस वजह से होगा ऐसा, क्योंकि जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस तो यानी होना तो ऑपोजिट चाहिए था। आपको जो दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे ऑक्सीजन की अटैचमेंट आपको दिख रही है, देखो ऑक्सीजन की दिख रही है ना अटैचमेंट यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की अटैचमेंट दिखती है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आने चाहिए थे ना, लेकिन ये उधर क्यों गए। इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो हमने यहाँ पे आपको अटैक करके दिखाया, जो लिंकेज है क्या पता O के थ्रू नहीं बननी चाहिए थी, क्या पता वो लिंकेज किसी दूसरे एटम के थ्रू बननी चाहिए थी, तो दूसरा एटम कौन हो सकता था जिसके थ्रू वो बनती, वो कोई दूसरा एटम भी तो हो सकता है ना जिसके थ्रू बनती, तो बताओ वो कौन हो सकता है यहाँ पे, सल्फर हो। तो सल्फर के थ्रू कैसे बने, बताओ शाबाश, देखो ऐसे बनेगी सल्फर के थ्रू, मैं बताता हूँ। ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर था जो मैंने अभी दिखाया था ना यहाँ पे, देखो जो आपने O के थ्रू अटैक दिखा, ऐसा नहीं होगा कैसे, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किए, देखो ऐसा शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद आप ध्यान से देखें, सल्फर 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, सिर्फ 4, और ग्रुप 16 एलिमेंट है, ग्रुप 16 एलिमेंट है तो क्या करेगा, उसके पास एक लोन पेयर है, सल्फर के पास क्या है बोलो, लोन पेयर।
तो ये दोनों यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन, देखो दोनों यहाँ पे आए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, जिसकी वजह से 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 और 1 5। अब छठा बॉन्ड, क्योंकि ऐसा करने से सल्फर के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, सल्फर अपने के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आने देगा, इसीलिए सल्फर के थ्रू भी एक बॉन्ड दिए जाएंगे, देखो यहाँ पे ऐसे नाइट्रोजन के ऊपर। तो कहने का अभिप्राय मेरा क्या था कि यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर बनानी थी, बोलो कैसे बनानी थी, एस के थ्रू बॉन्ड बनेगा, एस के थ्रू बन गया बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड देखो एक सच है, और ये नीचे भी डबल बॉन्ड आ गया, देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, और आगे बोलो कौन है, ओ नेगेटिव और Na पॉजिटिव। क्लियर हो गया बेटा इतना, ठीक बन गया ना। अब ऐसे ही यहाँ पे जो हम दोबारा अटैक होते हुए दिखाएंगे, बोलो सल्फर के पास बोलो क्या है, ये लोन पेयर है, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, डबल बॉन्ड आ गया, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 5 बॉन्ड हो गए, सल्फर नेगेटिव चार्ज भी खत्म करना चाहता है और अपनी 6 बॉन्ड भी बना लेगा, सल्फर के थ्रू हुआ अटैक ऐसे। तो इट मींस यहाँ पे भी जो बॉन्ड बना, यहाँ पे इन दोनों जगह के ऊपर, देखो ये चीज मैंने आपको पहले बना के क्यों दिखाई थी, क्योंकि अक्सर जब हम कॉपी चेक करते हैं तो कई बार बच्चे ऐसे काम कर चुके होते हैं कि उनको दिखता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसी से सीधा अटैक कर दें, तो अक्सर ऐसी गलतियां पाई जाती है। क्लियर हो गया ना, उसको हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि ओवरऑल हमें हाइड्रोजन बनाना था, तो हाइड्रोजन बनाते वक्त ऐसा हो नहीं पा रहा था कि हमने जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो गलत प्रूव हो जाती है, क्योंकि मैंने शो किया था ना यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तो ऐसा हो नहीं सकता। अब देखो क्या हुआ, अब दोनों साइड में आप बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पे ये N था, N के बोलो इधर कौन लगा हुआ है बॉन्ड, S के थ्रू, S डबल बॉन्ड हो, और ये O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, देखो ध्यान से देखो, ऐसे ही इधर बॉन्ड बोलो किसके थ्रू बना है, S के थ्रू, S के ऊपर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे बोलो कौन है, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। क्लियर हो गया ना इतना। और जब वो एक कॉमन बात होगी कि जब ये इलेक्ट्रॉन सल्फर के थ्रू अटैक करेंगे इस नाइट्रोजन पे, तो अगले नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहां तक ठीक हो गया। अब देखो, अब हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, अब जब हाइड्रोलिसिस होगी तो बड़ी आराम से अब हो पाएगी, बोलो कैसे। अब ये कहेंगे कि सर सबसे पहले तो ये जो एक H पॉजिटिव है ये इसके ऊपर लग जाएगा NH। तो देखो मैं आगे पहले आपके साथ स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दूं ताकि आप उस चीज को समझ पाए। एक N मैंने दिखा दिया ना बेटा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, देखो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक N हो गया, N नेगेटिव के पास बोलो कौन लग गया, H। देखो जो जो चीज आके लगती जाएंगी ना वो हम दिखाते चले जाएंगे। बेंजीन रिंग बनाया अभी तक, एक N दिखा दिया, सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, N नेगेटिव के ऊपर एक H आ गया, इतना दिखाया। आगे अब क्या होगा इधर राइट और लेफ्ट में, अब वो बताते हैं आपको। अब देखो, अब ये नाइट्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन क्यों ले सकता है, ऐसे ही यहाँ पे तो H लग गया, देखो मान लीजिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक H तो देखो लग गया, इसको थोड़ा न्यूट्रलाइज ताकि आप अच्छे से देख पाए। अब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन क्यों ले पाएगा सल्फर से, बिकॉज नाइट्रोजन का छोटा साइज है और सल्फर का बड़ा साइज है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पहला फैक्टर तो ये। और दूसरा फैक्टर क्या है, अब दूसरा फैक्टर देखो ये होगा, इस O के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन जब अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करे तो बोलो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। और सल्फर के बॉन्ड गिने 1 2 3 4 5 है, और ऑक्सीजन ऊपर अपने ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स करेगी आगे आगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बनते ही सल्फर के 7 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो पहले से थे ना, एक और बनते ही 7, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए। N नेगेटिव, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव के ऊपर बोलो कौन जा लगेगा, एक H तो देखो ये पहले से लग गया था, यहाँ से एक H और लग गया। क्लियर हो गया इतना। तो बोलो कौन सी गैस निकल गई, SO3 गैस। उसके बाद ऐसे ही इधर से यहाँ पे सल्फर के बॉन्ड गिने 1 2 3 4 5 6 पहले से हैं, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए, डबल बॉन्ड आ गया, 7 बॉन्ड हो गए। ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ ले लेगा क्योंकि इसका साइज भी छोटा है। N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव के ऊपर बोलो कौन जा लगेगा, यहाँ पे बताओ H। तो जो कंपाउंड बन गया ये वही तो है, देखो NH2 सिंगल बॉन्ड, NH2 होता तो हाइड्रोजन होता, इधर NH2 नहीं, एक H हट के फिनाइल है, तो इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल हाइड्रोजन। बोलो क्या हो गया इसका नाम, फिनाइल हाइड्रोजन। आगे ना बात समझ में। तो आपको है ना पेपर में ध्यान रखना है ऐसे, मान लीजिए जब कभी आप कोई मैकेनिज्म लिखते हैं तो उसके दौरान कोई ना कोई गलती होने के तो चांस हो ही जाते हैं ना, तो क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, हमें उस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ना, क्योंकि वो मैंने आपको बता दी कि इसके दौरान आप गलती क्या कर सकते हो, और आमतौर पे वो होती ही है। क्योंकि बच्चा क्या करेगा जिसके ऊपर, क्योंकि हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आपको दिखता है जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वही आप एकदम से डोनेट कर देते हैं। तो इसका रीजन भी क्या था कि सल्फर के थ्रू क्यों दिए, पहली बात सल्फर कम इलेक्ट्रॉनेगेटिव है, वो अपने लोन पेयर को कम होल्ड करके रखता है अपने पास, वो इजिली दूसरे को दे सकता है।
इसलिए हेल्प ऑक्सीजन ने कर दी, इसने अपने नेगेटिव चार्ज इधर डिस्पर्स किया और सल्फर की डोनेशन वहां पे जाके हो गई थी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे कोई आपसे पूछे तो उस तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में? तो ये थी कुछ रिएक्शंस जो डाइजेनियम सॉल्ट की बची हुई थी। अब अगली रिएक्शन जो हम लेने वाले हैं आपके सामने वो होगी कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन लेंगे अब हम? कपलिंग रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो मेरे से पूछें, पूछना बेटा। मैकेनिज्म लिख लिख के देखना अपने हाथ से। कॉमन फैक्टर क्या क्या इसमें दिखते हैं वो आपको ध्यान रखने ही है। इन सभी रिएक्शन में कॉमन बात क्या दिखी कि जो आपका सेंट्रल नाइट्रोजन था डाइजेनियम सॉल्ट का जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है और जो नेबरिंग दूसरा नाइट्रोजन था उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। हर एक रिएक्शन में उसी को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो चलो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपनी अगली रिएक्शन की तरफ, जिस रिएक्शन का नाम क्या होगा? कपलिंग रिएक्शन इज द नेक्स्ट रिएक्शन। कर दे बेटा इसको क्लियर बोर्ड को। तो नेक्स्ट रिएक्शन नाउ इज द कपलिंग रिएक्शन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी गजब की केमिस्ट्री है जिसमें एक टॉपिक कई आपके चैप्टर में चला जाता है। जैसे अभी हम जो कपलिंग रिएक्शन करने वाले हैं आपके साथ यहाँ पे, इसमें सबसे पहले हमने वही ड्रा कर दिया यहाँ पे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की। देखो हमने स्ट्रक्चर बना दी, देखो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दी यहाँ पे। और अब इसके आगे हमने ड्रा कर दिया यहाँ पे दूसरा रिएक्टेंट जिसके साथ हमें रिएक्शन करनी है, वो हमने एनिलीन ले लिया। देखो एनिलीन ले लिया। एनिलीन का नेचर बेसिक होता है, बेसिक, इसलिए थोड़ा एसिडिक मीडियम हमें यहाँ पे करना होगा। 4 to 5 की पीएच हमें रखनी पड़ती है। पीएच बोलो कितनी रखनी पड़ेगी? पीएच 4 to 5, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, इस टाइप से मेंटेन रखनी है हमें पीएच। क्योंकि इससे कम कर दी तो क्या होगा? उसका रीजन है। उससे ज्यादा कर दी तो क्या होगा? उसका एक रीजन है। मींस अगर पीएच हम इतनी ही मेंटेन करेंगे तो रिएक्शन अपने जो उसका मैक्सिमम रेट हो सकता है उसके ऊपर आपकी रिएक्शन चलेगी। अगर हम पीएच इससे कम या ज्यादा कर देंगे तो रिएक्शन की रफ्तार, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। तो वो क्यों हो जाएगी डिक्रीज? उसका एक पर्टिकुलर रीजन भी है, मैंने पहले बोला भी था, दोबारा भी बोलेंगे हम आपके सामने। तो अब जो रिएक्शन चलेगी उसमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, किस तरीके से बनेगा प्रोडक्ट, आप देखिए बड़े ध्यान से। यहाँ पे जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है ना, इसमें तो वही काम होगा जो भी आपने पढ़ा, नाइट्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। तो इधर वाला जो नाइट्रोजन है, इधर वाला नाइट्रोजन, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, जो दे दे इलेक्ट्रॉन। जैसे एनिलीन हमने यहाँ पे ले लिया, ये काम करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का। बोलो किस चीज का काम करेगा? ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इतनी बड़ी जो स्पीसी होगी ये यहाँ पे बोलो किस चीज का काम करेगा? ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। बोलो किस चीज का काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसको अगर हम चाहते हैं, हम ये चाहें, पहले तो इसका मैकेनिज्म देख ले, फिर अगला अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द कपलिंग रिएक्शन, व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, फिर हम वो देखेंगे। तो देखो हुआ क्या, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका साइज स्मॉल नहीं है, इट इज ऑफ लार्ज साइज। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बोलो क्या है? लार्ज है। तो इसीलिए आपने देखा जो NH2 ग्रुप जिसके पास लॉन पेयर है ये अपना प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। प्लस आर इफेक्ट के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे इसने डोनेट किए। देखो इस कार्बन के बॉन्ड गिने 1 2 3 4 है पहले से। ये लॉन पेयर इधर आने की वजह से इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, आगे शिफ्ट होंगे। आगे शिफ्ट होके ये यहीं पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी आ सकते हैं। और इस इलेक्ट्रोफाइल को ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो के थ्रू भी डोनेट हो सकते थे, लेकिन क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल इसका साइज बड़ा है, बल्कि है ये, इसलिए ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NH2 के साथ वो क्या करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस, और वो इजीली यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। उसके अटैक करने के चांस बहुत ही कम होंगे। तो इसीलिए क्योंकि है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहा है कि कम ऑन ऑर्थो पोजीशन, कम ऑन एट पैरा पोजीशन। लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वो यहाँ पे अप्रोच नहीं कर पा रहा, उसके अप्रोच करने के चांसेस कम हैं। तो क्या हो, देखो एक तो पॉसिबिलिटी मैंने ये दिखा दी कि जो प्लस आर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे ना हो तो अब आगे क्या करें? इस कार्बन के तो देखो 1 2 3 4 बॉन्ड थे, एक और बनने की वजह से कितने हो गए? 5।
तो ये यहाँ पे ना रुक के ये आगे जा सकते हैं। अगर आगे जाएंगे तो बड़े ध्यान से दोबारा से देखें, यहाँ पे जाते ही इस कार्बन के जिसकी तरफ ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनने वाला है, इसके कितने बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड पहले से, एक और बनते ही कितने हो गए, 5। तो ये कार्बन क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, बोलो कौन सी पोजीशन के ऊपर, पैरा के ऊपर, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये NH2 ग्रुप से दूर हो गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थ्रू इस नाइट्रोजन को दे दिए जाएंगे, और इस तरह से आपके न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर दी। तो अब आगे आपका जो प्रोडक्ट बना, देखो कुछ इस तरीके से हम दिखाएंगे। ये हमने बेंजीन रिंग यहाँ पे शो किया, पीछे वाला बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड वाला, ये सच स्ट्रक्चर आप देख के ड्रा करेंगे। देखो हम देख के ही ड्रा करते हैं हमेशा, मैंने आपको पहले ही बताया, उधर देखे जाए इधर ड्रा किए जाए। ये N दिखा तो हमने N लिख दिया, उसके आगे ट्रिपल बॉन्ड था, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया, हमने दिखा दिया, ये N है। अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये रहे वो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों यहाँ पे इसी कार्बन के पास थे। अब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने अपने पास रखा, बेंजीन रिंग वाले इस कार्बन ने, इस तरीके से, और इस कार्बन के ऊपर भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए था ना वैसे तो, दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो अब क्या हुआ उसके बाद, अब ओवरऑल हम इस एंड से देखना शुरू करते हैं। नाइट्रोजन ने जब दोनों इलेक्ट्रॉन आगे दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था, रिमेनिंग बॉन्ड को एज सच आप शो कर देंगे। उसके बाद आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दौरान कि लास्ट स्टेप में होता क्या है, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल को ये रिप्लेस करेगा। किस कार्बन से करेगा, इस कार्बन के थ्रू हुआ अटैक, तो यहीं से तो करेगा रिप्लेस। तो यहाँ पे कौन है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल, अब हमें वो सर्च आउट करना है, ढूंढना है। तो जिस कार्बन के थ्रू बना बॉन्ड, इस कार्बन के बॉन्ड गिने 1 2 3 है, तो फोर्थ वन बोलो कौन है, कोई और नहीं, वो तो कौन है, बोलो H है। तो इसी को तो रिप्लेस करना होगा, ताकि इस रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लास्ट स्टेप के अंदर देखो यहाँ पे दोबारा शिफ्ट हुए, H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से। ऐसा होने से दोबारा से इस कार्बन के देखो यहाँ पे H तो हर जगह है, तो इसके देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, एक और बनते ही कितने हो गए, 5। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, यहाँ पे शिफ्ट हो गए, बैक शिफ्ट हो रही है, इसके 1 2 3 4 है पहले से, अब एक और बनते ही 5, दोबारा से वहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। तो मीन्स निकला कौन यहाँ से, H पॉजिटिव आयन निकल गया, वीक इलेक्ट्रोफाइल निकल गया यहाँ पे, और जो स्पीसी बन गई जिसमें N डबल बॉन्ड है, ये डाई होती है, जो डाइज आप इन्हें कह देते हैं, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। देखो ये स्ट्रक्चर आपके सामने हमने इस तरीके से ड्रा कर दी, देखो ये डबल बॉन्ड दोबारा बन गया, ये बैक शिफ्ट होने से एरोमेटिसिटी देखो मेंटेन हो गई। तो ये कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म आपने देख लिया, ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो भी आपने कपलिंग रिएक्शन देखी, जिसमें आप जान पाए कि इस रिएक्शन के अंदर एक आपका इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, जिसका बल्कियर साइज था, दूसरा न्यूक्लियोफाइल है जो एनिलीन है, यहाँ पे वो फिनोल भी हो सकता था, कोई और स्पीसी भी हो सकती है, अलग अलग स्पीसी हो सकती है, जिससे अलग अलग टाइप की है जो डाइज बनती है, जो आपके सिलेबाई के अंदर होती है। और मेंटेन की हमने pH 4 to 5 के बीच। देखो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जिसके बेसिस के ऊपर पाया गया कि वो कौन सी pH जिसके ऊपर रिएक्शन सबसे अच्छी चल सकती है, वो मेंटेन की जाती है, देखी जाती है। अलग अलग, यानी मान लीजिए अलग अलग कंटेनर लेके आपने रिएक्शन की होगी, कभी pH इतनी मेंटेन की, कभी इतनी, कभी इतनी, तो अलग अलग pH मेंटेन करके रिएक्शन की रफ्तार देखी जाती है कि प्रोडक्ट कब बना। प्रोडक्ट बनने को कैसे पता किया जाता है, आपकी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ले लो, सिंपल से सिंपल क्रोमेटोग्राफी, जिसपे आप समय के साथ साथ कुछ कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप कुछ रिएक्शन मिक्सचर को लेके ये पता लगाते रहते हैं क्या रिएक्शन चल रही है, या प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है। तो मीन्स उन टेक्निक्स के द्वारा, जो डिफरेंट टेक्निक साइमल्टेनियसली यूज की जाती हैं, और जिसकी सहायता से हम पता लगा लेते हैं कि प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया है या नहीं। तो अलग अलग कंटेनर में जिसमें प्रोडक्ट बनना कम समय में शुरू हो गया, इट मीन्स वो पर्टिकुलर pH ठीक है। जिसमें प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं, मीन्स अभी बनने में काफी समय लग गया, मतलब pH अभी ठीक है नहीं, तो मीन्स काफी समय लगता है। पेपर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर लिखने में तो 1 सेकंड लगती है, हम 1 सेकंड में लिख देते हैं कि pH 4 to 5 होगी, लेकिन ये कोई इजी वर्क होता नहीं। उस चीज को यानी हासिल करने के लिए जिस भी बंदे ने ये काम किया, उन साइंटिस्टों की काफी यानी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उस काम के पीछे बहुत मेहनत होती है। हम तो एकदम से याद कर लेते हैं, उन्होंने ये काम हमें करके दिया, एक यूजफुल तरीका है, ताकि जब कभी हम इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में खुद जाके करें तो हमें दुखी ना होना पड़े, हम इतनी ही pH को मेंटेन कर लें और फिर हम उस रिएक्शन को बढ़िया इजीली और हाई यील्ड के द्वारा उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये पर्पस होता है उस चीज का। तो खैर हमने ये रिएक्शन की, हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब वो कौन कौन से हैं फैक्टर जो कपलिंग रिएक्शन को करेंगे अफेक्ट, देखो
आपका जो ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब कब लेगा ये इलेक्ट्रॉन और इजिली, जब जितनी ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी इसके ऊपर कब हो पाएगी, जब इस ये वाला जो रिंग है, ये जो रिंग है आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे अटैच कर दें अलग अलग पोजीशन के ऊपर। क्या अटैच कर दें बोलो इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन ड्राइव, बोलो क्या अटैच कर देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मतलब जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड वाले बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करेंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से यहाँ पे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज, और उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन की रफ्तार भी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली जो ये दूसरी स्पीसी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एनिलीन ले रखा है, इस एनिलीन वाले इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप बाहर से इंट्रोड्यूस कर दें, बोलो क्या इंट्रोड्यूस कर दें, क्या अटैच कर दें अलग अलग पोजीशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बोलो क्या अटैच कर देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वो क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे इस बेंजीन रिंग के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। मींस ये बैटरी रिएक्शन कब होगी, जब ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल का काम करे, ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करे। तो दो फैक्टर तो आपने देख लिए जिसकी वजह से इस रेट, इस कपलिंग रिएक्शन का जो रफ्तार है, जो इसकी रेट है वो इंक्रीज हो सकती है। वो क्या, नंबर वन, by introducing which type of group in the benzene diazenyl chloride, electron withdrawing group, introduce the electron withdrawing group in the benzene ring of benzene diazenyl chloride. और second factor, introduce the electron releasing group in the benzene ring of that, here is nucleophile, here is the aniline, उसके अंदर। अब अगला फैक्टर पीएच का आ जाता है। अगला फैक्टर क्या आ जाएगा, पीएच का। तो पीएच जो मेंटेन करनी है, अगर हम इससे कम ज्यादा कर दें तो क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं पीएच यहाँ पे और भी कम कर दूं, और भी कम अगर हम पीएच कर दें, मतलब अगर हम यहाँ पे हाईली एसिडिक मीडियम कर देंगे, हाईली बोलो कौन सा मीडियम कर देंगे, एसिडिक मीडियम। तो हाईली एसिडिक मीडियम करने से जो NH2 ग्रुप है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन प्लस आर इफेक्ट ये शो कर रहा है, ये नाइट्रोजन जहां पे इसको इजीली मिलेंगे, बोलो क्या, H पॉजिटिव आयन। हाईली एसिडिक मीडियम का मतलब मोर H पॉजिटिव आयन, तो ये अपने H पॉजिटिव आयन, ये लॉन्ग पेयर H पॉजिटिव आयन को दे देगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। और प्रोटोनेशन होने की वजह से जो ये यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर NH2 नहीं रहेगा, वो बोलो क्या बन गया, एनिलीन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो गए, इसका प्लस आर इफेक्ट डिक्रीज हो गया। अब ये रिएक्शन उतनी जल्दी चलेगी नहीं। सेकेंड फैक्टर, जैसे में अभी हमने डिस्कस भी किया था, आपने देखा होगा ना, जब हम बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की पिछली रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या बताया था कि अगर हम हाईली बेसिक मीडियम कर दें तो उसके दौरान क्या होगा। आपने देखा था कि अगर हम हाईली बेसिक मीडियम कर दें, जैसे बहुत ज्यादा, जैसे NH आपने डाल दिया, तो ये OH नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा था, इस H को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा था अपनी तरफ, N पॉजिटिव, जिसकी वजह से एजोनेट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से बोलो क्या सिंथेसिस हो जाएगी, एजोनेट्स विल बी फॉर्म। देखो कुछ इस तरीके से, और एजोनेट बनने की वजह से ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा फॉर द रिएक्शन विद एनिलीन। हाईली एसिडिक मीडियम करने की वजह से फ्री एनिलीन अवेलेबल नहीं होगा। तो मींस इसीलिए क्या करें, हमें एक सुटेबल, एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए। दैट ऑप्टिमम पीएच फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन हियर ऑब्टेन्ड इज द pH must be in between that particular range, that is the 4 to 5। pH की रेंज 4 से 5 के बीच में ही रहनी चाहिए। तो ये था आपके कपलिंग रिएक्शन के बारे में। तो अभी यानी जितनी भी रिएक्शन आज हमने देखी, कपलिंग रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म और वो फैक्टर जो कपलिंग रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। है बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप मेरे से पूछें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल हम क्या करेंगे, कल हम बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या है, और बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड और कौन कौन सी रिएक्शन है जो शो कर सकता है, जो हमारे कन्वर्जन में अक्सर आती है काम। तो कल हम उन रिएक्शंस को भी देख लेंगे, और जो भी बची हुई रिएक्शंस होंगी, चाहे वो नाइट्रो से रिलेटेड होंगी या एनिलीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, कोई कन्वर्जन होंगे, वो कल हम देख लेंगे। और फिर उसके बाद हमारा जो ऑर्गेनिक सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट कल हो भी सकता है। हम कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए। अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होगा तो एक लेक्चर और लग जाएगा। तो फिर भी आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप मेरे से पूछें। है बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट? अच्छे से याद कर रहे होगे ना?
घर पे जाके बार बार लिख लिख के देखें, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था आपकी प्रेजेंटेशन ली जाएंगी। आपकी चारों की चारों यूनिट, कल जो बैक डे था वो आपका हॉलीडे था क्योंकि संडे था, कल आज मंडे है, तो आपको एक दिन का समय भी मिला था जिसमें आपने अपना सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। आपने अपने नोट्स तो खैर पहले से बना ही रखे होंगे, पुराने वीडियो लेक्चर जो मैंने आपको दे रखे हैं उनके थ्रू आपने देख के, और अभी अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर अपने रजिस्टर को आप अच्छे से लेके बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है, दोबारा से समझते हैं। तो इसीलिए तो वो सारा प्रयास किया गया था आप लोगों के लिए कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर समझने की कोशिश करें, आपको लिखना ना पड़े। एक आधा पॉइंट ही आप लिखें जिसकी आवश्यकता आपको पड़े, एक ऐसा पॉइंट जो आपकी रजिस्टर के अंदर आपको ना दिखाई दे तो आप लिख सकते हैं। पूछना बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं तो आप जा सकते हैं।